हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं रोहित राम हमारे यूट्यूब चैनल यंग गुरुजी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर 100 सब्सक्राइबर इन 3 days। वंस अगेन थैंक्स आप सभी का हमें इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। आगे भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हमने पहले के वीडियो में बताया फर्स्ट 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 वन डोबेराइनर ट्रेड, देन सेकेंड वन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, और आज हम मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल देखेंगे। अगर आप डोबेराइनर और न्यूलैंड का वीडियो अब तक नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेट्स स्टार्ट। चलिए पहले हम मेंडेलीव के बारे में जानते हैं। मेंडेलीव का पूरा नाम डिमिट्री इनोविच मेंडेलीव। वह एक रशियन केमिस्ट था और उसका जन्म साइबेरिया में हुआ था। वह एक प्रोफेसर, केमिस्ट्री का प्रोफेसर था और सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में कार्यरत था, और इसका कार्यकाल 1834 टू 1907 तक था। इन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। क्या? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन्होंने ही सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक टेबल का आइडिया दिया था। मैं एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ मेंडेलीव के बारे में। यह कहानी है उनके परिवार की। उनके परिवार में 17 बच्चे और उनकी माँ और उनके पिता थे। पूरे परिवार का भरण पोषण उनके पिता करते थे। कुछ सालों बाद इन द एज ऑफ 30 उनके पिता की आंखें चली गई। फिर 1-2 साल के बाद उनका देहांत हो गया। उस टाइम मेंडेलीव बहुत छोटे थे। फिर उनकी माँ के ऊपर सारे परिवार का बोझ आ गया। उनकी माँ ने हिम्मत रखा और सोचा मेंडेलीव को पढ़ाना है। पढ़ाए तो वह और बड़ा होगा, कुछ और बड़ा कर पाएगा। उनकी माँ बहुत मेहनती और इनोवेटिव थी। उनके पास जितने पैसे थे उन्होंने एक ग्लास फैक्ट्री ओपन किया। फिर ऐसी मुसीबत आई कि ग्लास फैक्ट्री में भी आग लग गई। एक बार फिर मुसीबत उनकी माँ पर आ पड़ी। तब तक मेंडेलीव बड़े हो गए थे और वो स्कूल जाने लायक हो गए थे। उनकी माँ उनको स्कूल में एडमिशन के लिए 2000 मील तक मॉस्को यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए गई। फिर वहाँ पर भी उनको एडमिशन नहीं मिला। तो भी उसकी माँ वहाँ पर भी चुप नहीं रही, क्योंकि वह कोई काम हाथ में ले लेती थी तो वह छोड़ती नहीं थी पूरा किए बिना। चुप नहीं रही, फिर बोली एक और ट्राई करती हूँ। फिर वह 700 मील, कितना मील? 700 मील फिर अपने बच्चे को लेकर सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी पहुंची। तो वहाँ पे जाकर बहुत मिन्नतों के बाद उनको एडमिशन दिया गया। आपको लग रहा रहेगा कि मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ। इसके पीछे मेंडेलीव की लाइफ का बिहेवियर जुड़ा है। उनकी माँ इनोवेटिव, मेहनती, किसी काम को करने का सोचती तो वह पूरा करके ही छोड़ती थी। वही क्वालिटी मेंडेलीव में भी थी। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इसलिए बोला गया क्योंकि उस समय तक के सभी एलिमेंट जितनी खोज हो चुकी थी उसका फर्स्ट टाइम उन्होंने क्लासीफाई किया, और आने वाले एलिमेंट के बारे में भी पहले ही इंफॉर्मेशन दिया था। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल और मास्टर ऑफ एलिमेंट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट योगदान देने वाला वह सबसे पहला व्यक्ति बना था। उसने एक स्टेट दिया, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, element with similar properties are repeated after certain regular interval। आप सोचते होंगे कि न्यूलैंड ने भी यही बोला था, मेंडेलीव ने,
पहले डोबेराइनर और न्यूलैंड के टेबल और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही रिसर्च करना शुरू किया। तब उसने प्रॉपर्टी के रिपीटेशन को देखा कि कुछ इंटरवल के बाद फिर प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है। तब उस इंटरवल को उसने पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहा। क्या बोला? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। फिर उसने आगे अपना रिसर्च चालू रखा तो उसने देखा कि एटॉमिक मास से तो हम एलिमेंट अरेंज करेंगे, पर इसमें कुछ प्रॉपर्टी से भी रिलेशन है। तब उसने क्या किया, उसने जितने एलिमेंट जानता था उस समय तक, वह जितने एलिमेंट जानता था उसने एलिमेंट का कार्ड बनाया और उस कार्ड में उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखा। उसने क्या लिखा? एटॉमिक मास लिखा। फिर उसने उस कार्ड को इस तरह से अरेंज किया कि एलिमेंट के एटॉमिक मास और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लिखा। देखिए यहाँ पे, मेंडेलीव ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। चलिए हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर्टी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में उसने डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एलिमेंट का डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर रिसर्च किया। और केमिकल प्रॉपर्टी में उसने क्या किया, जो भी एलिमेंट किसी और के साथ रिएक्शन करके जो एलिमेंट कंपाउंड बना रहा है उसके ऊपर उसने रिसर्च किया। तो रिएक्शन मतलब हाउ एन एलिमेंट रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट। उसने केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान पे रख देते हुए उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे 2 एलिमेंट लिए। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों लिया? क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव, हर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है। रिसर्च करते गया और उसने आगे देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड और हाइड्राइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ऑक्साइड और हाइड्राइड बना रहे हैं। उन्होंने इसी ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाने के बेस को रखकर क्लासिफिकेशन किया, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। एटॉमिक मास तो रखे ही थे, एटॉमिक मास के बाद केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाने के बेस रखकर उन्होंने क्लासिफाई किया एलिमेंट को। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एलिमेंट से रिएक्ट हो रहे थे तब उनका जनरल फार्मूला क्या था? R2O, RH। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर रहा था तो R2O जनरल फार्मूला बना रहा था, और कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो RH का जनरल फार्मूला बना रहा था। उन्होंने पीरियोडिक टेबल में इसी ग्रुप के साथ उन्होंने क्लासिफाई किया एलिमेंट को। मेंडेलीव ने एलिमेंट को जब अरेंज किया तो उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तब एटॉमिक मासेस को हॉरिजॉन्टल रो में ऐसे अरेंज किया जैसे सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट वर्टिकल कॉलम में आ जाए। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रो इसको बोलते हैं और वर्टिकल कॉलम इसको बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में उसने रखा, तो पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। और उसका कितना नंबर है? जब पीरियोडिक टेबल में मेंडेलीव ने हॉरिजॉन्टल रो बनाए तो कितने रो बनाए? 7 रो बनाए। और जब सेकेंड वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप,
उसने वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा। ग्रुप मतलब समूह होता है हिंदी में। समूहों की संख्या कितनी बताई उसने? 8। मतलब क्या हुआ? पीरियड्स कितने हुए? पीरियड्स कितने हुए? 7। और ग्रुप कितने हुए? 8। चलिए अब उसके मेरिट्स देखते हैं। उसके क्या देखते हैं? मेरिट देखते हैं। उसकी पीरियोडिक टेबल की विशेषताएं क्या है? फर्स्ट ऑफ वन, वह पहला साइंटिस्ट था, वह पहला साइंटिस्ट बना जो सभी नोन एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाइड कर दिया, जैसे कि आप सब टेबल में देख रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके उसने ग्रुप में उसको जगह बनाया R2O, RO, RH। देखिए ऐसा ही ग्रुप बनाया था उसने केमिकली प्रॉपर्टीज को बेस बनाकर। इसका सेकेंड मेरिट क्या है? उसने मेंडेलीव ने अपने टेबल में कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़े थे। ब्लैंक स्पेस देखिए 44 के पास है, 68 के पास है और 72 के पास है। ये 3 ऐसे बहुत सारे ब्लैंक स्पेस छोड़े थे। अभी हम 3 पे फोकस करेंगे। ब्लैंक स्पेस छोड़ने के बाद बोला कि आगे बहुत सारे तत्वों की खोज होगी और जो एलिमेंट इस ब्लैंक स्पेस में आएंगे, जैसे कि आप टेबल में देख पा रहे हैं, उन्होंने उस ब्लैंक स्पेस की जगह पर कुछ एलिमेंट बताया और उसकी प्रॉपर्टी बताए कि ऐसा ही एलिमेंट ब्लैंक स्पेस में आ सकता है। चलो देखते हैं कौन सा एलिमेंट था। हमने जो ब्लैंक स्पेस देखा उस टाइम उन्होंने पहला एलिमेंट का नाम दिया एका बोरॉन। इसमें एका एक संस्कृत वर्ड है। एका जो है एक संस्कृत वर्ड है, उसका मतलब होता है 1। आगे चलकर एका बोरान का नाम स्कैंडियम पड़ा। वैसे ही एका एल्यूमिनियम के बाद में उसके स्थान पर गैलियम आया और एक तीसरा एका सिलिकॉन उन्होंने नाम दिया था, तो वो आगे चलकर जर्मेनियम पड़ा। मेंडेलीव जब पीरियोडिक टेबल बना रहा था तब उसने भविष्यवाणी किया था। चलिए उस भविष्यवाणी को जरा जानते हैं। उसका भविष्यवाणी एका एल्यूमिनियम था, उसके बारे में जानते हैं। एका एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास उसने उस टाइम 68 दिया था और आगे चलकर खोज होने के बाद उसका गैलियम नाम पड़ा और उसका एटॉमिक मास अप्रॉक्स 69.7 था। सब प्रॉपर्टी अप्रॉक्स सेम था। डेंसिटी देखिए 5.9 उस टाइम उसने बताया था और गैलियम जब उसका खोज हुआ तब उसका डेंसिटी 5.94 अप्रॉक्स था। मेल्टिंग पॉइंट लो और इसका गैलियम का 30.2 था। और फार्मूला ऑफ क्लोराइड के साथ जब एका एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराया था तब उसका जनरल फार्मूला था ECl3 और गैलियम को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो उसका जनरल फार्मूला गैलियम Cl3 था। जैसे कि आपने टेबल में देखा सब प्रॉपर्टी अप्रॉक्स सेम था, तो वह इसका मेरिट था। चलिए देखते हैं सेकेंड मेरिट इसका। नोबेल गैस 19th सेंचुरी के इंड में खोज हुआ तो बिना पीरियोडिक टेबल के डिस्टर्ब किए बिना उन्होंने जीरो ग्रुप बनाया। उन्होंने क्या बनाया? जीरो ग्रुप बनाया। वो जो एलिमेंट का खोज हुआ था नोबेल गैसेस का, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के बिना डिस्टर्ब किए उन्होंने एक अलग ही ग्रुप बनाया, उसका नाम दिया जीरो ग्रुप। नोबेल गैसेस का एग्जाम्पल है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। ये सब जो गैसेस हुआ उनके 19th सेंचुरी के एंड में बना, तो उन्होंने अलग ही ग्रुप का नाम दिया जीरो ग्रुप और उसमें उस सब एलिमेंट को रखा। ये देखिए मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, यही मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल था। इसमें देखिए केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उसने केमिकल से रिएक्शन करवाया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से और जनरल फार्मूला बनाया था, उसी के बेसिस पे उसने
एलिमेंट को रखा है। ये देखिए RO R2O3 RO2 R2O3, ऐसा उसने जनरल फार्मूला लिख के नीचे एलिमेंट को रखा था। और उस बताया कि एलिमेंट जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे उसने एलिमेंट का नाम भी दिया था। आगे चलकर उसका अप्रोक्सीमेशन से उसका दूसरा नाम रख के खोज हुआ था उस एलिमेंट का। चलिए मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? लिमिटेशन, उसमें क्या कमियां थी आगे चलकर उसको पूरी की गई। फर्स्ट लिमिटेशन था, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को फिक्स जगह नहीं दिया था। अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं था, इसीलिए वह सबसे बड़ा उनका लिमिटेशन था उनके पीरियोडिक टेबल का। सेकेंड लिमिटेशन क्या था उसका? कोई एलिमेंट के आइसोटॉप्स थे। आइसोटॉप्स मतलब क्या होता है? कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास जो होता है, कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है पर उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। और पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद ऐसे एलिमेंट बहुत सारे मिले, तो इसे अब कैसे रखा जाए, और वह नहीं रख पाया। सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका आइसोटॉप्स, पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दे पाया आइसोटॉप्स को, यह सबसे बड़ा उसका लिमिटेशन था। फॉर एग्जाम्पल आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कौन कौन से थे? H1, H2, H3। H1 मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 भी है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 भी है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 3 है, बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम है सबका। तो हाइड्रोजन 1 को क्या बोलते हैं? प्रोटियम। हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। तीसरा एटॉमिक मास वाला हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ट्रिटियम। ऐसे बहुत सारे आइसोटॉप्स निकले, बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटॉप्स निकले। अभी हम इतना ही एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। उसी टाइप का आइसोटॉप ऑफ कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। और कार्बन को जगह दिया लेकिन उसके आइसोटॉप्स को उसने जगह नहीं दे पाया क्योंकि उसका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे था। चलिए अब थर्ड लिमिटेशन देखते हैं। ग्रुप में जो सब ग्रुप था उसने बनाया था, उसमें भी कोई इक्वालिटी नहीं था। इसके ये भी सबसे बड़ा लिमिटेशन था। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, कॉपर और मर्क्यूरी। कॉपर का सिंबल क्या है? Cu, और मर्क्यूरी का सिंबल क्या है? Hg। ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, कॉपर और Hg का सेम प्रॉपर्टी है, बट उनको क्या किया था? डिफरेंट ग्रुप में रखा था। देखिए टेबल में देखते हैं, कॉपर 5th नंबर के पहले ग्रुप पे है, पहले ग्रुप में है। और Hg मर्क्यूरी किस में है? 11 नंबर के सेकेंड ग्रुप में। ये देखिए 5th नंबर के फर्स्ट ग्रुप में कॉपर है और 11 नंबर के सेकेंड ग्रुप में Hg है। बट इन दोनों का जो भी प्रॉपर्टी है वो इक्वल है, दोनों से मिलता जुलता है, लेकिन इनको दो ग्रुप में रखा था। यही सबसे बड़ा उसका लिमिटेशन था। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, उनको इस सब ग्रुप में बांट के रखा था। लास्ट लिमिटेशन हम देखते हैं इसका। हाई एटॉमिक मास वाला एलिमेंट कहीं कहीं पर कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के पहले रखा था। जैसे कि एग्जांपल में कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.93, फिर निकल का एटॉमिक मास होता है 58.69। और बेस किया था उसने एटॉमिक मास को अपने पीरियोडिक टेबल से, तो एटॉमिक मास के हिसाब से पहले कम आना चाहिए, फिर उसके बाद ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट आना चाहिए। लेकिन वहाँ पे उसने क्या गलती किया था कि कोबाल्ट को पहले रखा था और निकल को उसके बाद रखा था, जो कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास बड़ा है निकल से। तो यह भी इसका लिमिटेशन था, ये भी इसके पीरियोडिक टेबल में कमी था। आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।